नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मजबूरी। यह रात बहुत अजीब थी। आधी रात को अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। पूरा मोहल्ला सहम गया। कोई खिड़की से झांकने लगा तो कोई डर के मारे रजाई में दुबक गया। लेकिन बिमला की आंखें नींद से खुल गईं। उसने कान लगाकर सुना, शायद कुछ गलतफहमी हो। लेकिन नहीं, बाहर हलचल थी। कुछ लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। लगता है किसी के घर में कुछ हुआ है, किसी औरत की आवाज आई। बिमला ने धीरे से अपनी बहू स्नेहा के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी। उसे अजीब सा महसूस हुआ। आखिर क्या हुआ होगा? यह चीख किसकी थी? सुबह होते ही जब बिमला उठी तो उसने देखा कि स्नेहा पहले से ही तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी। यह देखकर बिमला को और भी अजीब लगा। स्नेहा तो ऐसी थी जो दोपहर के 12 बजे तक बिस्तर से उठती नहीं थी, और आज सुबह सुबह ऐसे तैयार। बहू, आज इतनी सुबह कैसे जाग गई? बिमला ने चौंक कर पूछा। कोई बुरा सपना देखा क्या? स्नेहा ने काजल ठीक करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। सपना तो अच्छा देखा था सासू माँ, लेकिन लगता है किसी का बुरा चेहरा देख लिया जो सुबह सुबह ताने सुनने पड़ रहे हैं। बिमला को बहू की यह तीखी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने फिर भी पूछ ही लिया। सब ठीक है, लेकिन इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अरे सासू माँ, निर्मला आंटी के घर पार्टी है। अच्छा, तो निर्मला बहन के घर जा रही हो, पर उसने मुझे नहीं बुलाया इस बार? बिमला को अचरज हुआ। स्नेहा हंसते हुए बोली, क्योंकि यह सिर्फ बहुओं की पार्टी है सासू माँ। इसमें सिर्फ बहुओं को बुलाया जाता है। इतना कहकर स्नेहा घर से निकल गई और बिमला पीछे बैठकर सोचने लगी, यह कैसी पार्टी है जिसमें सिर्फ बहुएं जाती हैं? आखिर इन पार्टियों में होता क्या है? क्या वहाँ सिर्फ गपशप होती है या कुछ और? बिमला ने सोचा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए घर के कामों में खुद को व्यस्त कर लिया। लेकिन यह सवाल उसके ज़हन में अटका ही रहा कि बहुओं की इस पार्टी में ऐसा क्या खास होता है जो सास-ससुर को वहां जाने नहीं दिया जाता। शाम को जब स्नेहा वापस आई तो बिमला ने उसे आराम से खाने के लिए कहा। आ गई बहू, चलो मैं खाना परोसती हूँ। पार्टी में तो खूब काम किया होगा, थक गई होगी ना? स्नेहा ने हंसते हुए कहा। अभी शुरू हुआ क्या था? सुबह से मेरे आने का इंतजार कर रही थी कि कब आऊं और कब ताने सुनूं। बिमला चुप हो गई, लेकिन उसे स्नेहा के इस बदले हुए रवैये में कुछ अजीब लग रहा था। आखिर यह पार्टी किस दिशा में जा रही थी? अगले दिन फिर वही हुआ। स्नेहा सुबह सुबह तैयार हुई और एक नई दोस्त के घर पार्टी में चली गई। अब तो जैसे यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। बिमला को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। और जब एक दिन उसे पता चला कि उसकी अपनी पुरानी सहेली सुशीला के घर भी स्नेहा पार्टी के लिए गई है, तो वह और भी बेचैन हो उठी। उस पार्टी में क्या हुआ, यह जानने के बाद बिमला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले दिन जैसे ही स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ सुशीला के घर पहुंची, उसे वहां का माहौल थोड़ा अलग-सा लगा। रीमा पहले से ही मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हुआ हो। स्नेहा को समझ नहीं आया, लेकिन वह कुछ कहे बिना अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। पार्टी की हलचल के बीच बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान रीमा ने अचानक कहा, जो भी कहो, मेरी सासू माँ तो लाखों में एक हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल और इतनी अच्छी सास मिली। स्नेहा ने तंज कसते हुए कहा, भाग्यशाली तुम नहीं, मैं हूँ। मेरी सास तो मेरी उंगलियों पर नाचती हैं। घर का काम भी खुद कर लेती हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ताने मारने में पीछे नहीं रहती। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी सास को उतना ही नचाना जितना तुम अपनी बहू के सामने नाच सको, क्योंकि आजकल यह कहना मुश्किल है कि कब घुटनों में दर्द शुरू हो जाए। यह सुनते ही स्नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे रीमा की यह बात बहुत चुभ गई। वह गुस्से में उठी और बिना कुछ कहे वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। इधर रीमा को भी स्नेहा और बाकी सहेलियों की बातें अच्छी नहीं लगी।
उसे महसूस हुआ कि यह सब जिस तरह अपनी सास के बारे में बोल रही थी वह ठीक नहीं था। उसने उसी समय अपनी सास सुशीला को पूरी बात बता दी। सुशीला ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोली, बहू, कोई भी माँ अपने बेटे या उसके परिवार का बुरा नहीं चाहती। जब एक माँ अपनी बेटी की शादी करवाती है तो वह अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक और बेटी को अपने घर लाने की उम्मीद करती है। रीमा ने नाराज होकर कहा, लेकिन माँ, उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपनी सास को माँ समझा हो। मुझे लगता है अब उन्हें एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। सुशीला ने चिंता जताते हुए पूछा। बिल्कुल, पर बहू, तुम क्या करने वाली हो? रीमा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, माँ, वो सब मुझ पर छोड़ दो। आप बस इतना कीजिए कि अपनी सभी दोस्तों को कल दोपहर हमारे घर पार्टी के लिए बुला लीजिए। अगले दिन रीमा ने अपनी योजना पूरी तरह से तैयार कर ली। उसकी सास सुशीला ने अपने सभी दोस्तों को घर बुला लिया था। इधर रीमा ने भी अपनी सभी पार्टी की सहेलियों को उसी समय अपने घर बुलाया। सुशीला अपने सभी दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठ गई। इधर रीमा की सहेलियां भी आ चुकी थी। जैसे ही सभी दोस्त आए, रीमा ने चालाकी से कहा, आज मेरी सासू माँ ने भी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी रखी है, क्यों न हम उनके बातें चुपके से सुने। सभी सहेलियां तैयार हो गईं और धीरे धीरे सासों के कमरे की तरफ कान लगाकर सुनने लगीं। सुशीला, निर्मला, बिमला और बाकी सभी सासें आपस में बातचीत कर रही थी। सुशीला ने पूछा, बताइए आपकी बहुएं कैसी हैं? निर्मला ने जवाब दिया, मेरी बहू को तो पार्टियों और शादियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। बिमला ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, वो इतनी मेहनत करती है, थोड़ी देर के लिए कहीं चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? निर्मला ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, सही बात है। मेरी बहू तो घर का सारा काम खुद करती है और पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। बिमला ने सिर हिलाया और कहा, भगवान न करे वह घर के बाहर का सारा काम भी खुद करती है, बैंक से लेकर राशन तक सब कुछ। रीमा की सहेलियां यह सब सुनकर अचंभित रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी सासें इस तरह उनके बारे में बात करती होंगी। उनका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। सभी बहुएं चुपचाप अपनी सासों की बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों में शर्म साफ झलक रही थी। जो बातें वे खुद अपनी सासों के बारे में कहती थी, वही बातें अब उनकी सासें उनके लिए कह रही थी, लेकिन एक अलग भावनाओं के साथ, प्यार और देखभाल के साथ। सभी बहुओं को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अपने अहंकार और झिझक की वजह से वे कुछ कहने में असमर्थ थी। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, शर्म तो साफ साफ तुम्हारे चेहरों पर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी माँ सही कहती हैं, सास को माँ समझो और प्यार से रहो। स्नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो। हम सासों के बारे में क्या क्या नहीं सोचते और कहते रहते हैं, जबकि वे हमें अपनी बेटियां मानती हैं। हाँ, अब हमें भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, एक और बहू ने कहा। सभी बहुएं उठीं और अपने अपने सास के पास जाकर पूरी बात बताई। उन्होंने शर्मिंदा होकर अपनी सासों से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वे हमेशा उनके साथ प्यार और सम्मान से रहेंगी। कुछ समय बाद, अरे ओ, मैं मर गई, सच में मर गई। इतनी तीखी सब्जी, ओह, मेरा मुंह जल गया। शांति जी ने जैसे ही मुंह में पहला निवाला रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, इसमें इतनी मिर्च कौन डालता है? उनकी बहू डिम्पल ने रसोई से झांककर पूछा। क्या हुआ मम्मी जी, सब्जी इतनी तीखी है? शांति ने गुस्से में कहा, अरे बेकार आदमी, मैंने तुझसे कहा था कि इस पंजाबी लड़की से शादी मत कर। अब देख, ये इतनी मिर्च डालती है कि मुझे समय से पहले ही भगवान के पास भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अरे अभी तो मुझे कुछ साल और जीना है। जा जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। डिम्पल, जो रसोई में काम कर रही थी, सास की बातें सुनकर गुस्से में आ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जब देखो तब मेरे खिलाफ बोलती रहती हैं। इस घर में मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं, अभी बताती हूँ।
डिम्पल हाथ में बेलन लेकर सीधे शांति के सामने आ गई। हाँ बोलो मम्मी जी, अभी अभी क्या कह रही थी आप? शांति घबरा गई। अरे बहू, यह क्या, बेलन लेकर क्यों खड़ी हो? डिम्पल ने आंखें तरेरते हुए कहा। आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मम्मी जी, आप दिल्ली की हैं तो मैं भी पंजाब की हूँ। मैं भी किसी से डरती नहीं। शांति ने सिर पकड़ लिया और कहा। अरे यह फिर शुरू हो गया। अब कौन इस पागल से बहस करे, इसका दिमाग घुटनों में है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कुछ देर बाद पल्लवी ने हंसते हुए कहा। आज तो हम दोनों सास बहू का नजारा देख ही लिया, वरना जब भी तुम्हें घर बुलाने की बात करती शांति, तुम कोई न कोई बहाना बना देती थी। शांति ने सफाई दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं पल्लवी, बस समय ही नहीं मिल पाता था तुम्हारे घर आने का। इतने में पल्लवी की बहू खाने की थाली लेकर आ गई। अरे अब मत शर्माओ, सब लोग खाना शुरू करो। जैसे ही सबने अपनी थाली देखी, डिम्पल ने घबरा कर कहा। मम्मी जी, हम इतनी दूर से आए हैं और खाने में सिर्फ दाल चावल। शांति ने गुस्से में कहा। अरे चुप रहो, क्या हुआ अगर दाल चावल बना है? तभी डिम्पल की सहेली ने कहा। अरे आंटी जी, हम आपके घर दाल चावल खाने नहीं आए, हमने अपने घर से चिकन मंगवा लिया है। कौन खाएगा आपकी दाल? शांति ने माथा पीट लिया। हे भगवान, ये पंजाबी बहुएं कभी नहीं सुधरेंगी। शांति को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहू डिम्पल इस तरह खुलेआम किसी को चोर कह रही थी। वह घबराकर बोली। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये बेचारा तो बस जेवर चमका रहा था। डिम्पल गुस्से में बोली। नहीं मम्मी जी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। यह कोई आम जेवर पालिश करने वाला नहीं, बल्कि एक नामी चोर है। इसने हमारे मोहल्ले में भी बहुत लोगों को लूटा है। शांति अब घबरा गई। उसने जल्दी से अपने जेवर समेटे और आदमी की तरफ देखा जो अब पसीने पसीने हो रहा था। अरे दीदी, आप गलत समझ रही हैं, आदमी बोला। मैं तो मेहनत करके अपना घर चलाता हूँ। डिम्पल ने हाथ में रखा बैग जमीन पर पटका और बोली। अच्छा तो ठीक है, जरा अपनी जेबें खाली करो। अगर तू चोर नहीं है तो तुझे डर किस बात का? आदमी हकला गया। अरे नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। डिम्पल ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से आवाज लगाई। रामलाल काका, जरा यहाँ आइए। रामलाल, जो गली के पुराने चौकीदार थे, दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बेटी? डिम्पल बोली। काका, ये आदमी पहचान में आ रहा है आपको? रामलाल ने ध्यान से देखा और फिर आंखें चौड़ी कर ली। अरे ये तो वही चोर है जो 2 साल पहले पकड़ा गया था। पुलिस ने इसे पकड़कर जेल भेजा था। इतना सुनते ही शांति के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपनी सारी ज्वेलरी समेट ली और गुस्से में बोली। अरे तू चोर निकला। बहू सही कह रही थी। आदमी अब वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डिम्पल और रामलाल ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। अब पुलिस को बुलाओ, किसी ने भीड़ में से कहा। शांति कांपते हुए बोली। अरे बहू, अगर तू सही समय पर न आती तो आज मेरे सारे गहने चला जाता। डिम्पल मुस्कुराई। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा रहती हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए ही सब करती हूँ। शांति को पहली बार लगा कि उसकी बहू भले ही बड़बोली और अकड़ू हो, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने डिम्पल की तरफ देखा और धीरे से कहा। शुक्रिया बहू। डिम्पल ने हंसकर कहा। अब तो मान लिया कि आपकी बहू भी किसी से कम नहीं। शांति ने सिर हिलाया। हाँ बहू, मान लिया, लेकिन अगली बार कम से कम जरा कम मिर्च वाली सब्जी बनाना। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। शांति के हाथ कांप रहे थे जब उसने देखा कि चोर की जेब से उसके असली गहने निकले। भीड़ में सबके मुंह से हल्की हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। कुछ औरतें अपनी साड़ियों के पल्लू से अपना मुंह छिपाकर हंस रही थी। शांति को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अगर डिम्पल सही समय पर न आती तो उसके इतने कीमती गहने हमेशा के लिए चले जाते। चोर अब और ज्यादा डर गया था। रामलाल काका ने उसे कड़ी पकड़ में जकड़ लिया और बोले। अबे तेरी तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को लूटता है। डिम्पल ने पुलिस को फोन लगाया और कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ने चोर को घूरकर देखा। अरे
यह तो कई मामलों में वांटेड है। आज तो इसके अच्छे दिन आ गए। पुलिस चोर को पकड़कर ले जाने लगी। जाते जाते चोर बोला, माफ कर दो माँ, गलती हो गई। शांति गुस्से में बोली, भाग यहाँ से। अब जेल में बैठकर सोचना कि मेहनत की कमाई कितनी प्यारी होती है। चोर के जाते ही शांति ने राहत की सांस ली और डिम्पल की तरफ देखा। डिम्पल, मैं हमेशा तेरी बड़बोली आदत से परेशान रहती थी, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने सच में मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया बहू। डिम्पल ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी आप भी ना। मेरी रहते इस घर पर कोई आंख भी उठा सकता है क्या? शांति पहली बार डिम्पल की हिम्मत और होशियारी से प्रभावित हुई थी। उसने प्यार से डिम्पल के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल अब बहुत बातें हो गईं। आज तू अपने हाथों से मुझे कुछ बढ़िया सा खिलाना। डिम्पल हंसकर बोली, आज मैं आपको शाही पनीर बनाकर खिलाऊंगी मम्मी जी। अगले दिन, अरे नमस्ते आंटी जी, दरवाजे पर खड़ी एक महिला बोली। शांति ने चौंक कर देखा, अरे तुम तो ममता की बहू हो। आओ आओ अंदर आओ। आंटी जी जरा सा चीनी चाहिए थी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहू जरा किचन से चीनी ला दो। डिम्पल अंदर जाकर चीनी लेने लगी। तब तक निर्मला देवी की नज़र रुबिका की साड़ी और गहनों पर पड़ी। अरे वाह बहू, क्या साड़ी पहनी है, और गहने तो कमाल के लग रहे हैं। सच में बड़ी सजसंवर कर रहती हो। एक आदर्श बहू ऐसी ही होनी चाहिए। तभी निर्मला देवी की बहू सुधा अंदर आई और हल्के गुस्से में बोली, माँ यह मेरी पसंद है कि मैं कैसे रहूं? निर्मला देवी ने हाथ हिलाया, अरे बेटा मैंने कब मना किया, लेकिन सच कहूँ बहू को ऐसे ही रहना चाहिए जैसे रुबिका रहती है। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के कामों में लग गई। वह अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह जानती थी कि कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिन बाद, आओ निर्मला बहन, आज मैंने गर्मागर्म समोसे और जलेबियां बनाई हैं। चखकर बताओ कैसी बनी है। निर्मला देवी ने समोसा उठाया और एक कौर लिया। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट समोसा नहीं खाया। तू तो सच में हुनरमंद है, रुबिका ने हंसकर कहा। आंटी जी ये तो कुछ भी नहीं, मुझे चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। निर्मला देवी ने चकित होकर पूछा, अच्छा तो तू चाइनीज भी बना लेती है? रुबिका गर्व से बोली, हाँ आंटी जी, नूडल्स से लेकर मंचूरियन तक सब कुछ बनाती हूँ। निर्मला देवी ने सिर हिलाया और बोली, बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो हर चीज में निपुण हो। सुधा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वह समझ चुकी थी कि उसकी सास को बाहर की चमकदमक ही अच्छी लगती है, लेकिन एक दिन उसे भी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। निर्मला देवी रुबिका की बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि अब वह हर समय उसी के गुण गाने लगी। उन्हें रुबिका की चमकदमक, उसकी बातचीत का अंदाज और उसकी आत्मविश्वास से भरी हुई बातें बेहद पसंद आने लगीं। अगले दिन शाम को जब रुबिका ने उनके साथ ब्यूटी पार्लर चलने की बात की तो निर्मला देवी को पहले थोड़ा अजीब लगा, पर जब रुबिका ने कहा कि सुंदर दिखने की कोई उम्र नहीं होती तो वह भी तैयार हो गई। अच्छा बेटी, मैं भी तैयार हो जाऊंगी। रुबिका मुस्कुराई और बोली, बस यही बात है आंटी जी, आपको भी मेरी तरह स्टाइलिश बनना चाहिए। उस दिन के बाद से निर्मला देवी हर समय रुबिका की तारीफ करने लगी और अपनी बहू सुधा को हर समय समझाने लगी कि उसे भी रुबिका की तरह बनना चाहिए। रात का समय, निर्मला देवी ने जैसे ही खाने की पहली बाइट ली उनका मुंह बिगड़ गया। अरे बहू, ये क्या बेस्वाद सब्जी बनाई है, मसाले क्या तेरे मायके से आते हैं जो इतना सोच समझकर डाल रही है? सुधा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन निर्मला देवी का गुस्सा बढ़ता गया। भगवान जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो ऐसी बहू मिली। कम से कम रुबिका से कुछ सीख लेती। रुबिका की बनाई सब्जी खा ले तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। तभी अचानक पड़ोस से तेज चीख पुकार सुनाई दी। अरे, यह कौन लड़ रहा है इतनी जोर से? निर्मला देवी चौंक गईं। सुधा, निर्मला देवी और मोहल्ले के बाकी लोग भागकर रुबिका के घर के बाहर इकट्ठा हो गए।
वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। रुबिका अपने सास-ससुर को दरवाजे से बाहर धक्का दे रही थी। कई दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, अब अपनी औकात में रहो और कहीं और जाकर रहो। सास-ससुर बेबस खड़े थे। उनके चेहरे पर अपमान और दुख साफ झलक रहा था। रुबिका के पति ने डरते हुए कहा, रुबिका ऐसा मत करो। माँ पापा को कहाँ भेजोगी? रुबिका ने उसे घूर कर देखा। तू चुपचाप अंदर जा वरना तुझे भी बाहर निकाल दूंगी। उसकी तीखी नजरें देखकर उसका पति चुपचाप पीछे हट गया और अंदर चला गया। मोहल्ले की औरतें यह देखकर फुसफुसाने लगीं, अरे यह वही रुबिका है जिसकी निर्मला देवी इतनी तारीफें किया करती थीं। देखो यह तो अपने ही सास-ससुर को घर से निकाल रही है। निर्मला देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जिसे वह अपनी आदर्श बहू मान रही थी वह इतनी कठोर हो सकती है। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने धीरे से सुधा की ओर देखा जो चुपचाप खड़ी थी। आज पहली बार निर्मला देवी को एहसास हुआ कि असली बहू कैसी होती है, वह जो बिना दिखावे के अपने परिवार का ध्यान रखती है, न कि वह जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा बनने का नाटक करती है। मोहल्ले में धीरे धीरे फुसफुसाहट बढ़ने लगी। निर्मला देवी अब सुधा को क्या कहेंगी? अब उन्हें समझ आ गया होगा कि असली बहू कौन होती है। रुबिका के सास-ससुर अपनी आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से अपने घर से बाहर निकल गए। उनके हाथों में सामान था, दिल में दर्द और चेहरे पर अपमान की गहरी लकीरें। मोहल्ले के लोग चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था, पर हर कोई इस दृश्य को देख रहा था और समझ भी रहा था। निर्मला देवी ने सुधा की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम देख रही हो ना, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रुबिका जैसा बनने को कहूँ। ओह नहीं बहू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहू हो। सुधा कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चली गई। निशा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत समझती थी। हर समय आईने में खुद को निहारती रहती और कहती, यह सुंदरता, यह रूप, कोई हक नहीं रखता मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखने का। लेकिन क्या करें, भगवान ने मेरे जैसी दूसरी कोई बनाई ही नहीं। तभी पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज आई, हाँ हाँ, भगवान ने तुम्हें बनाकर सांचा ही तोड़ दिया था, इसलिए दुनिया में बस तुम ही अकेली सुंदर रह गई। निशा ने पलट कर देखा तो उसकी सास खड़ी थी। अरे मांग जी, आप कब आई? मैं तो आती जाती रहती हूँ बहू, पर मुझे समझ नहीं आता कि यह घर है या कोई मिस इंडिया का कंपटीशन। जहाँ देखो वहाँ बस तुम ही घूमती रहती हो, चेहरे पर ढेर सारा पाउडर लगाए। अरे मांग जी, इसे मेकअप कहते हैं, आपको क्या पता। हाँ हाँ, तुम्हारा मेकअप तो ऐसा चमकता है कि आंखें ही चौंधिया जाए। अरे मैंने अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई गुड़िया नहीं जिसे शीशे में सजा कर रख दूं। निशा को यह बात अच्छी नहीं लगी पर वह चुप रही। एक दिन निशा और उसकी सास किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। सास ने आवाज लगाई, अरे बहू जल्दी करो, देर हो रही है। मांग जी, बस 2 मिनट और मैं बस तैयार ही हो रही हूँ। अरे पिछले 2 घंटे से सुन रही हूँ कि बस थोड़ी देर में तैयार हो रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रही हो कि तुम्हारी ही शादी में जा रहे हैं? अरे मांग जी, क्या बात कर रही हैं? शादी चाहे जिसकी भी हो, सुंदर तो मुझे ही दिखना है। बिल्कुल तुम्हारी तरह सेहराबंद बैठी दुल्हन भी इतनी देर में तैयार नहीं होती होगी। खैर जल्दी आओ। आखिरकार दोनों शादी में पहुंचे। रिश्तेदारों ने आते ही टोक दिया, अरे बहन बहुत देर कर दी, अब तो बारात भी आ चुकी है। अरे भाई, अब दिल्ली का ट्रैफिक तो जानते ही हो, देर तो होनी ही थी। तभी निशा की नजर मंच पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ी। उसके बगल में दुल्हन बैठी थी जिसकी रंगत थोड़ी सांवली थी। निशा ने अपनी सास के कान में धीरे से कहा, अरे मांग जी, ये क्या? भजनलाल तो कहता था कि वह कोई हीरोइन जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करेगा, पर देखो उसकी दुल्हन तो बस ठीक ठाक है। सास ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा, पर निशा को आज अपनी सुंदरता का घमंड दिखाने का अच्छा मौका मिल गया था। हाँ भाई, क्या करें,
हर किसी को मेरे जैसी सुंदर बहू नहीं मिल सकती। आसपास खड़े लोग यह सुनकर मुस्कुरा उठे। कोई कुछ बोला नहीं, पर उनके चेहरे के भाव साफ कह रहे थे कि उन्हें निशा की इस सोच पर हंसी आ रही थी। कोई बात नहीं मांझी, चलिए खाना खाते हैं, निशा ने लापरवाही से कहा और भजनलाल की ओर देखकर मुस्कुराई। बाय भजनलाल। इस तरह निशा के लिए दुनिया में उसकी सुंदरता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसे हर बात में अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनने की आदत थी। अगर कोई तारीफ नहीं करता तो वह खुद अपनी तारीफ कर लेती। उसकी दुनिया में बस एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी सुंदरता। एक दिन निशा की सास घर की सफाई में लगी हुई थी। झाड़ू लगाते लगाते उसकी कमर दुखने लगी। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, अरे भगवान, मैं ही अकेली इस घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ, कमर ही टेढ़ी हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतनी सुंदर बहू देखकर भी जीवन में इतनी सजा क्यों मिली है। तभी निशा पूरे मेकअप में सज-धज कर कमरे से बाहर निकली। उसकी सास ने उसे देखते ही झुंझलाते हुए कहा, अरे ओ बहू, तू मर कहाँ गई थी और ये कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर। निशा ने अपनी सास की ओर देखा और उबाऊ स्वर में बोली, मांझी, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है तो बाजार जा रही हूँ लेने। अरे बाजार बाद में भी जा सकती है, पहले ये झाड़ू पकड़ और कमरा साफ कर, फिर पोछा भी लगा देना। निशा ने चेहरे पर घृणा के भाव लाते हुए कहा, क्या झाड़ू पोछा? मांझी, अभी अभी मैंने मेकअप किया है, अगर धूल मिट्टी में जाऊंगी तो चेहरा खराब हो जाएगा। सास ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, किस दुनिया की लड़की से पाला पड़ा है मेरा। इसे तो घर के काम करने में जैसे जान निकलती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते बहन जी। एक सेल्समैन खड़ा था, हाथ में एक बड़ा बैग पकड़े हुए। मैं आपकी गली में पहली बार आया हूँ। हमारी कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और हमारे प्रोडक्ट्स सबसे बेहतरीन हैं। आज ही के दिन एक खास ऑफर चल रहा है, अगर आप एक मेकअप का बॉक्स खरीदती हैं तो एक फ्री मिलेगा। यह ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। निशा की आंखें चमक उठीं, क्या एक खरीदो एक फ्री? जी हाँ मैडम, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अरे वाह, यह तो बढ़िया ऑफर है। निशा ने जल्दी से अपना पर्स निकाला और अपनी पसंद के सारे मेकअप आइटम खरीद लिए। सास ने यह सब देखकर सिर झटकते हुए कहा, बेटा, इस तरह सड़क किनारे खड़े लोगों से चीजें खरीदना सही नहीं होता। ये लोग सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट बेचते हैं जो चेहरे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। निशा ने हाथ नचाते हुए कहा, अरे मांझी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं एक नज़र में ही पहचान सकती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा नकली। दूसरी तरफ सेल्समैन के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, शानदार, मेरा टारगेट पूरा हो गया। अब बॉस बहुत खुश होगा। जब तक दुनिया में ऐसी मूर्ख लड़कियां हैं, हमारा धंधा चलता रहेगा। सेल्समैन ने मन ही मन सोचा और अपनी राह पकड़ ली। अगली सुबह जब निशा की आंख खुली तो उसे अपने चेहरे पर अजीब सा एहसास हुआ। उसने आलस से करवट ली और बिस्तर से उठकर जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या हो गया? वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसकी सास दौड़ कर आई। उसने जैसे ही निशा का चेहरा देखा, डर के मारे पीछे हट गई। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गई? अरे मांझी, मैं चुड़ैल नहीं, आपकी बहू निशा हूँ, निशा ने रोते हुए कहा। सास ने आंखें चौड़ी करके उसे फिर से देखा और घबरा गई। हे भगवान, तेरा चेहरा तो बंदर जैसा लग रहा है, पर यह हुआ कैसे? निशा कांपते हुए बोली। सास ने माथा पीट लिया। अरे कल जो सड़क छाप सेल्समैन आया था, उसने जो मेकअप का सामान दिया था, उसी की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। मैंने तुझे समझाया था कि सड़क किनारे से कोई भी चीज मत खरीद, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी खूबसूरती का भूत चढ़ा था। निशा रोने लगी। मेरा चेहरा, अब मैं क्या करूं? सास ने ठंडी सांस ली और तंज कसते हुए कहा,
कम से कम अब तो तेरे दिमाग से सुंदरता का भूत उतरेगा। यही होता है जब लोग सस्ते चीनी प्रोडक्ट खरीदते हैं। रायपुर गांव में लता नाम की एक महिला अपने बेटे कमल और बेटी प्राची के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद कमल की शादी रचना नाम की लड़की से हो गई। रचना घर में आई तो उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। वह सलीके से घर का हर काम संभालने लगी, लेकिन लता के मन में हमेशा अपनी बेटी और बहू के बीच फर्क बना रहता था। प्राची जो भी करती लता उसे सराहती, जबकि रचना चाहे जितनी मेहनत करे उसकी कोई कद्र नहीं होती थी। रचना को इस भेदभाव की आदत पड़ गई थी, लेकिन कभी कभी उसका मन बहुत उदास हो जाता था। वह समझ नहीं पाती थी कि उसे अपनी सास से प्यार क्यों नहीं मिलता, जबकि वह घर की हर जिम्मेदारी निभा रही थी। एक दिन लता ने अपनी बहू को बुलाया। सुनो बहू, आज तुम्हें और प्राची को मेरे साथ पड़ोसन सीमा के घर चलना है, तो दोनों तैयार हो जाओ। रचना चौंकी, लेकिन मांगजी आज तो बहुत काम बाकी है। अरे काम तो तेरा रोज ही रहेगा, तुझे तो बस मेरी बेटी के साथ चलना है, बाकी बातें मत बना, लता ने कड़ाई से कहा। रचना ने चुपचाप सिर झुका लिया और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। क्या एक बहू कभी बेटी के समान हो सकती है, या हमेशा उसे दूसरों से कमतर समझा जाएगा? मम्मी जी। रचना और प्राची अपनी अपनी कमरे से तैयार होकर बाहर आती हैं। आओ माँ, हाँ तुम्हारी भाभी कहाँ है? वो आ गई है। मम्मी जी आओ, रुको, बहू क्या पहनी है? क्या हुआ? माँ मैंने तो साड़ी ही पहनी है। हाँ लेकिन यह बिना आस्तीन वाली ब्लाउज क्यों पहनी है? अरे इसे बदल दे रचना। मम्मी जी प्राची भी तो बिना आस्तीन वाला सूट पहनी है। अरे वह इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो, अभी अभी शादी हुई है। वहाँ सबकी नजरें तुम पर होंगी और मुझे मेरे घर में कोई हंगामा नहीं चाहिए। जाओ और कपड़े बदल लो। रचना को लता का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने अपने कपड़े बदले और अपनी सास के साथ चली गई। माँ अगले महीने मेरे सभी दोस्तों ने शिमला जाने का प्लान बनाया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो जाओ, क्या पूछने की बात है मम्मी जी, कल शाम को मेरे दोस्त मूवी देखने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए। नहीं बहू, मैं अपनी बहू को रात को मूवी देखने नहीं जाने दे सकती। अगर मूवी देखने जाना है तो कमल के साथ जाओ। पर माँ प्राची तो शिमला जाएगी ना, तुमने उसे कुछ नहीं कहा? हाँ भाभी, मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम इस घर की बहू हो, वरना क्या यह तुम्हारे ससुराल का घर है या रचना का कि तुम जो चाहो करो? अब तुम शादीशुदा हो। हाँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए, मुझे तो भूल ही गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। रचना अपने कमरे में गुस्से में बैठी होती है, फिर कमल भी ऑफिस से आता है। कमल ऑफिस से परेशान होता है, फिर वह रचना को देखता है जो गुस्से में बैठी है। तुम्हारे घर में बहुओं पर इतनी सारी पाबंदियां क्यों हैं? मम्मी प्राची को कुछ नहीं कहती, लेकिन जो भी मैं कहती हूँ वो सब नकार देती हैं। देख रचना, ऐसा कुछ नहीं है। प्राची अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, वह बच्ची है, तुम समझदार हो, तुम खुद को उससे क्यों तुलना करती हो? देखो मैं तुलना नहीं करती, लेकिन मम्मी प्राची के लिए सब कुछ मान लेती हैं और मेरे सब कुछ को नकार देती हैं। अरे रचना, मुझे इन सब बातों का टाइम नहीं है, ऑफिस में पहले ही बहुत टेंशन है। क्या हुआ ऑफिस में, बताओ? कुछ नहीं हुआ। कमल कमरे से बाहर चला जाता है। इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं है। अगले दिन कमल ऑफिस से जल्दी वापस आता है। अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए? कमल परेशान है और कुछ नहीं कह रहा। बताओ बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। भैया क्या ऑफिस में कुछ हुआ? अब तुम सब चुप रहोगे प्लीज? मेरे बॉस और मेरे बीच काम को लेकर झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर मैंने नौकरी छोड़ दी। गुस्से में नौकरी छोड़ दी? भैया क्या अच्छा काम था तुम्हारा,
अरे सैलरी कितनी अच्छी थी। अब क्या करोगे? मैं नई नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन समय लगेगा क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमकी दी है कि वह मुझे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं करने देगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह लो और पानी पियो। मैं देखता हूँ क्या होता है। कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है और जहाँ मिलती है वहाँ सैलरी कम है। कमल बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि वह अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। रचना को यह देखकर बुरा लगता है। रचना खुद ही काम करने का फैसला करती है। कमल, मैंने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन तुम काम क्यों करोगी? रचना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम नौकरी ढूंढो। अगर तुम्हें कम सैलरी वाली नौकरी मिल रही है तो उसे ज्वाइन कर लो। इसमें संकोच मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों कमाएंगे तो घर के लिए पर्याप्त शिक्षा होगी। लता को रचना का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू, तुम यह नौकरी नहीं करोगी? हाँ, क्यों? मम्मी जी, यह मेरा घर भी है और इस घर की समस्याओं को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। प्राची है कमल की मदद करने के लिए। वैसे भी यह उसका आखिरी साल है। 2 महीने बाद उसे भी नौकरी मिल जाएगी। मम्मी जी, आपने अपनी बहू और बेटी के लिए इतनी अलग अलग नियम क्यों बना दिए हैं? क्यों एक बहू वही सब नहीं कर सकती जो एक बेटी करती है? मैंने तय किया है कि मैं काम करूंगी। ठीक है, जो तुम चाहो करो। रचना काम पर जाने लगती है और कुछ दिनों बाद कमल को भी नौकरी मिल जाती है। उसकी सैलरी पहले की नौकरी से कम है, लेकिन रचना भी कमाई करती है, तो दोनों की कमाई से घर अच्छे से चलने लगता है। लता भी यह देखकर खुश हो जाती है कि रचना अपनी नौकरी और घर दोनों को अच्छे से संभाल रही है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि तुम भी मेरी बेटी हो जैसे प्राची, और आज से मैं तुम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं करूँगा। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। मयंक, जो पेशे से व्यापारी है, स्नेहा को पसंद करता है जो सेना में काम करती है। वह उससे शादी करता है और उसे घर लाता है। माँ, यह स्नेहा है, हम दोनों की शादी हो गई है। स्नेहा सेना में काम करती थी, इसलिए उसे थोड़ा अनुशासित रहना पसंद है। ओह, यह तो अच्छी बात है। आओ बहू, अब यह घर तुम्हारा है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और पूरे जीवन भर काम करने से थक गई हूँ। अब तुम ही इस घर की देखभाल करो। रात के 8 बज रहे हैं। खाने का समय हो गया है। चलो खाना खाओ। ओह बहू, इतनी जल्दी कौन खाता है? मेरा सीरियल आने वाला है। अब क्या कहते हैं, सास भी कभी बहू थी। नहीं नहीं, टीवी नहीं चलेगा। जब खाने का समय हो तो पूरे परिवार को साथ में खाना खाना होगा। और हाँ, खाने के समय कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। माँ मयंक को देखती है, फिर मयंक कहता है, अबो माँ, स्नेहा को थोड़ा अनुशासन में रहना पसंद है। वह सेना में थी तो हाँ, वह ठीक है, लेकिन मैंने कभी रात को 8 बजे डिनर नहीं किया है। अगर तुम नहीं खाओगी तो अब खा लो, क्योंकि समय पर खाने के बाद समय पर सोना होता है और फिर तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज भी करनी है। सबकी माँ घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, रात को 4 बजे? ओ भगवान, मुझे जिंदा रहते हुए नर्क क्यों दिखा रहे हो? मुझे ऐसी बहू से निपटना है। ओ बहू, क्या मुझे सेना में शामिल होकर दुश्मनों को हराना है? नहीं नहीं माँ, देश का हर नागरिक हमेशा तैयार, चौकस और सतर्क रहना चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, सुबह 4 बजे माँ और बेटी दोनों मुझे एक्सरसाइज के लिए तैयार होकर मिलेंगी। ठीक है। स्नेहा जाने के बाद, ओ बेटा, तुमने क्या किया है? किसे लाए हो? तुमने तो एक अच्छा जीवन बर्बाद कर दिया। डिनर ब्रेकफास्ट टाइम पर, एक्सरसाइज सोने के टाइम पर। बेटा, मुझे तो हरिद्वार भेज दो। अब इस उम्र में एक्सरसाइज से मुझे क्या मिलेगा? हाँ माँ सही कह रही है। अब तुम क्या कर सकते हो? हम क्या कर सकते हैं? चलो सोने चलते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है। स्नेहा सुबह जल्दी सबको जोर से सीटी बजाकर उठाती है।
स्नेहा सीटी बजाते हुए कहती है, जागो देशवासियों, हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से लेनी है, हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। हे बहू, यह युद्ध कहाँ हो रहा है? किससे हमें लड़ना है? खुद से? माँ, आदमी का सबसे बड़ा युद्ध खुद से है। हे स्नेहा, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं आ सकती। माँ को अपने साथ ले चलो, एक्सरसाइज सब दर्दों का हल है, मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगी कि सारे दर्द दर्दहीन हो जाएंगे। तीनों बहुत एक्सरसाइज करने के बाद वापस आते हैं। जैसे ही वे सोफे पर थकी हुई सांसों के साथ बैठते हैं, स्नेहा जोर से सीटी बजाती है उनके कानों के पास। आओ आओ आओ, उठो माँ, तुम्हें करेला का जूस पीने का समय हो गया है। हे मेरी जान ले लो, मैं तो सब्जी हो गई हूँ। जूस तो दूर की बात, जरा जूस भी नहीं पीऊंगी, छोड़ो जूस, देखो अब काफी हो गया, जाओ और अदरक पीसकर लाओ और कुछ अच्छा चाय बना दो। मैंने चाय पत्तियां फेंक दी हैं माँ, अब इस घर में कभी चाय नहीं बनेगी। यह सुनकर स्नेहा खड़ी हो जाती है। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने चाय पत्तियां फेंक दी हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। स्नेहा तीखे स्वर में कहती है, तुम क्या करोगी? बताओ तुम क्या करोगी? सास डर जाती है। वह बस यह करेला का जूस ही पिएगी। यह कहकर स्नेहा पूरा जूस गटक जाती है। लेकिन यह स्नेहा की रोज की हालत बन गई है। और उसकी गरीब सास का तो पूछो ही मत। वह शाम को खाती है और आधी रात को फिर से भूख लगने लगती है। रात को वह चुपचाप रसोई में जाती है और बचा हुआ खाना खाती है। वह सुबह जल्दी उठती है और पूरे दिन थकी रहती है। चलते चलते वह कुछ न कुछ टकरा जाती है। क्या बात है माँ, मैं तुम्हारे भीतर वह जोश नहीं देखता जो देश के जागरूक नागरिक में होना चाहिए। ओ बहू, अब बस करो। अब मैं जो कहूंगी उस पर सिर्फ एक शर्त पर सहमत होंगी। क्या शर्त है माँ, मुझे बताओ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बहू, अब एक हफ्ते के लिए मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम करोगी और एक हफ्ते के लिए तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगी। तुम नहीं समझी। माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आया। एक हफ्ते के लिए मैं तुम्हारा रोज का रूटीन जीऊंगी और एक हफ्ते के लिए तुम मेरे हिसाब से जियोगी। दोनों सास बहू के बीच समझौता तय हो जाता है। अब स्नेहा की बारी है अपनी सास के हिसाब से जीने की। स्नेहा सुबह 4 बजे अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ, जल्दी बताओ क्या करना है। फिर उसकी सास लेटते हुए कहती है, हाँ बहन, बस एक काम करो, अपने जूते उतारो और मेरे पास लेट जाओ, क्योंकि मेरा दिन सुबह 8 बजे शुरू होगा। स्नेहा अपनी सास के पास लेट जाती है। जब स्नेहा उठती है तो उसे बहुत आराम महसूस होता है। वह खुश हो जाती है। ओह वाह, आज मेरा सिर हल्का लग रहा है, जैसे किसी ने मेरी सालों की नींद पूरी कर दी हो। नहाकर स्नेहा सुबह मायंक और अपनी सास के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ओ माँ, मैं करेला का जूस तो नहीं देख रही, नहीं दलिए का कटोरा। बेटा, आज रात के खाने में छोले भटूरे हैं और इसके साथ छाछ है। तुम्हारा पाचन ठीक रहेगा। स्नेहा मुंह बनाकर खाना शुरू करती है, लेकिन उसे यह खाना बहुत पसंद आता है। माँ, कम से कम एक भटूरे का तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। स्नेहा की बात सुनकर मायंक और उसकी माँ पास खड़े होकर हंसने लगते हैं। तो देखा बहू, आखिरकार सास तो होती है। अब स्नेहा देर से सोती है और पूरा परिवार साथ में खाता है, पीता है, सोता है और टीवी देखता है। जीवन में समझौता और सामंजस्य सबसे महत्वपूर्ण है। हर रिश्ते में प्यार और समझदारी से काम करें ताकि सबका जीवन खुशहाल हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।